हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम को हम खत्म कर देंगे और उसका काम दाम सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद 13.1 एंड 2 स्टार्ट करने वाले हम लोग। तो फटाफट से निकाल लीजिए एक बारी। बेस थ्योरम के 4 क्वेश्चन अपने रह रहे थे, वो 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। एक बारी एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हमारे 2 रह रहे थे और क्वेश्चन 2 रह रहे थे, एक ट्रांसफरिंग द बॉल वाला और एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था वो मुझे याद है सब कुछ कि क्या क्या रह गया था। तो वो कंप्लीट करके बेस थ्योरम आज अपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लास्ट क्लास हमने थोड़ी सी छोटी रखी थी, इस वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, नहीं तो कंप्लीट हो जाता। तो एग्जांपल नंबर 20 एक बार निकाल लेंगे आप लोग। पेज नंबर 554 एनसीईआरटी, पेज नंबर 554 एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 20 कहता है, एक डॉक्टर है, पेशेंट के पास जाता है और पिछला एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर वो इन सब चीजों से आता है, किन किन चीजों से भाई वो आता है? ट्रेन से, बस से, स्कूटर से और किसी और चीज से ट्रांसपोर्ट के, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4, 3/10, 1/5, 1/10 एंड 2/5। The probability that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively. But if he comes by other mean of transport, he will not be late. When he arrive, he is late. What is the probability that he comes by train? वो तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल तो लेंगे, हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले उसने क्या क्या बातें बोली, हम सबसे पहले E given even ये सब बनाएंगे। When he arrives, he is late. What is the probability that, the word that is used for he arrives and he is late, यानी E is the event of he arrives and he is late। वो लेट हो गया, आता है और लेट हो जाता है। इवन उसने बोला है, what is the probability that he comes by train, ट्रेन से आने के चांसेस इज इवन इज द event of he comes by train। E2 is the event of he comes by bus। E3 is the event of he comes by train, bus and scooter। And E4 is the event of he comes by other transport, किसी और चीज से आता है। सबकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ये सारी हमें निकालनी है, ठीक है ना। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E4। ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उसने बोला है इवन ही कम्स बाय ट्रेन, ट्रेन से आने के कितने चांसेस है? 3/10, वैल्यू डाल देते हैं खाली। कम्स बाय बस, बस से आने के चांसेस है 1/5। कम्स बाय स्कूटर, बाई ट्रेन, बस, स्कूटर, स्कूटर से आने के चांसेस है उसके 1/10 और इसके चांसेस है 2/5। पहले आ रहा है वो ट्रेन से, फिर आ रहा है ट्रेन से, बस से, फिर स्कूटर से, हाँ ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन इवन का मतलब है ही इज लेट, वो आता है और लेट हो जाता है, दैट इज इवेंट। लेट हुआ जब वो ट्रेन से आया था। ट्रेन से लेट कब हुआ है? आके 1/4। बस से लेट कब हुआ है? 1/3। और इससे लेट कब हुआ है? 1/12। बट अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो लेट ही नहीं हुआ, यानी ये प्रोबेबिलिटी अपनी 0 हो जाती है। हमें निकालने के लिए बोला उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन E, ये हमें फाइंड आउट करना है। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पहले इतना कॉपी कर लीजिए, मैं अगले पेज पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, फटाफट से कॉपी कर लेंगे।
E1 गिवन E का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम इसके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E गिवन E1 अपॉन E1 इंटू E गिवन E1 प्लस E2 E गिवन E2 प्लस E3 E गिवन E3 प्लस E4 E गिवन E4। देखिए E1 वाले की वैल्यू अपने पास कितनी है 3/10, E गिवन E1 की वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाय 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0। ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये होगा 3/40 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय ये भी 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120 प्लस 0। एलसीएम लेके कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, इतना आप कर सकते हो। 12th क्लास में एलसीएम लेके कैलकुलेट करना तो आना चाहिए भाई। एलसीएम आ गया 120, 4 3 20, 30 90 प्लस 15 8 120, 8 पे जाता है प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, तो 4 1 4 3 3 ऊपर चल जाएगा 9 9 डिवाइडेड बाय 99 यानी 1/11 आंसर। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा गड़बड़ी कर दी, ये तो 1/2 बता रहा है। 3/40 1/15 1/120 प्लस 0। ठीक है, एलसीएम लिया 120, 4 3 अच्छा 12। हाँ तो 3 3 9 होना था, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 17 और 1 18 आना था। 1/2 आएगा, ये 90 नहीं है 9 है। 1/2 आंसर खत्म। कॉपी कर सकते हो इसे आप। अच्छा, आप लोग जो बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं उनको मैं एक बात कहूंगा कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, तो प्लीज अपना जो भी आपका पेपर 2017 में आया था, 2017 हम लोग 2018 के लिए पढ़ा रहे हैं आपको, अब 2018 बोर्ड्स के लिए। बट जो बच्चे 2017 कंपार्टमेंट का पेपर देने के लिए यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा बच्चे, आप प्लीज 2017 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें, और वो आप तीनों सेट सॉल्व करें, प्लस ऑल इंडिया का भी सॉल्व करें। सीबीएसई का एक अलग होता है, एक ऑल इंडिया का अलग होता है। ये दो अलग अलग पेपर होते हैं, एक होता है सीबीएसई बोर्ड, एक होता है ऑल इंडिया बोर्ड। ये दोनों बोर्ड्स का अलग अलग पेपर आप लें। 3 सेट होंगे, यानी 6 पेपर होंगे। अगर दो सीबीएसई का पेपर आप सॉल्व करें, उसके अंदर 3 सेट है, एक सेट सॉल्व करोगे तो बाकी 2 में मुश्किल से 8 या 9 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा जो अलग होंगे। वैल्यूज ही अलग होती है, कॉन्सेप्ट सारा सेम होता है। और ऐसे ही ऑल इंडिया वाले में भी, क्योंकि उनमें से आपका 20% पेपर तो 20 से 30% पेपर तो आपका सेम आता ही है। वैल्यू चेंज हो जाती है कई बार, बट कॉन्सेप्ट लॉजिक सब सेम रहता है। एक बात और कहना चाहूंगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आया, सपोज प्रोबेबिलिटी का विद वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड में आप कुछ भी लिखो गालियां छोड़ के, कुछ भी लिखो गालियां छोड़ के, आपको पक्का नंबर मिलेंगे पूरे। बस आप उससे रिलेटेड होना चाहिए। कुछ भी पूछे आपको, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले क्या डॉक्टर का लेट आना ठीक है, तो आप कुछ भी लिखो, हाँ ठीक है लिखो, बेशक से चाहे आप ये भी लिखो, बट आपको पता है कि उस पर नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपको आता है, आंसर आता है, उसके साथ आपने वैल्यू बेस्ड को करा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे अगर आपको आंसर आता है, उसके साथ आपने वैल्यू बेस्ड करा, ठीक है, और ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको पूरे 6 मिलेंगे। अगर आपको आंसर नहीं आता, सिर्फ वैल्यू बेस्ड आता है, और ये वैल्यू बेस्ड 1 मार्क्स का है, और आपने आंसर गलत, आपको आता ही नहीं, आपने अटेम्प्ट भी नहीं करा, खाली वैल्यू बेस्ड कर दिया, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको आंसर नहीं आता, वैल्यू बेस्ड तो कोई भी कर सकता है, वैल्यू बेस्ड में कुछ भी हो जाता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको आंसर आता है, मैंने क्या बोला, आंसर नहीं आता, सॉरी, तो कुछ भी लिखो। सपोज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आप इंटीग्रेशन कुछ भी लिखते जाओ, उसके अंदर इंटीग्रेशन को जो वैल्यू है वही लिखो,
जैसे tan थीटा लिखा हुआ sin बाय cos कर दो, जो समझ में आ रहा है, रूट अंडर 1 - secant स्क्वायर थीटा, कुछ भी लिखो, उसे गलत कर दो, अटेम्प्ट कर दो, मतलब आपने अटेम्प्ट किया उसे और आपका वो हो गया गलत, अटेम्प्ट करके रॉन्ग, बट वैल्यू बेस्ड आपने ठीक कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने आंसर को छोड़ दिया और वैल्यू बेस्ड को कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने आंसर को अटेम्प्ट कर दिया और वैल्यू बेस्ड कर दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अटेम्प्ट करो चाहे गलत करो, 4-5 स्टेप करो, छोड़ दो, उसके बाद वैल्यू बेस्ड लिख दो। 4-5 स्टेप गलत लिखते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ, चाहे आपने वो चैप्टर कभी पढ़ा भी नहीं है। सपोज आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, कोई चैप्टर वेक्टर आप छोड़ के चले गए, तो कोई घबराने की बात नहीं है उसके अंदर। अगर आप वेक्टर को छोड़ के जा रहे हो तो वेक्टर के साथ अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो वेक्टर में आपने डिजाइन तो देख लिया ना, वेक्टर में भाई ऐसे होता है डिजाइन, कुछ भी लिखते जाओ, कभी डॉट, कभी क्रॉस, कभी कुछ भी, जो क्वेश्चन में लिखा उससे रिलेटेड कुछ भी लिखते जाओ। आपको गलत ही करना है उस क्वेश्चन को, सही नहीं करना, बट आपने अटेम्प्ट करा उसको, तो आपको अटेम्प्ट के बाद वैल्यू बेस्ड के मार्क्स मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। और एक इस चैप्टर के एंड में मैं आपको एक बहुत बड़ी टेक्निक बताऊंगा जो आपको मार्क्स दिलाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। पास कराने के लिए, मार्क्स नहीं दिला सकती आपको। अगर 70% मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो, 28 या 29 आ रहे हैं आपको, तो पास करने में आपकी हेल्प करेगी वो बात मैं आपको इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए क्या कहता है। कहता है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक बंदा है वो सही बताता है 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, 3 बार सही बताता है हर 4 बारी में से। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। उस बंदे ने डाइस को फेंका और रिपोर्ट किया, रिपोर्ट मतलब बताया कि भाई 6 आएगा। मैं डाइस को फेंक रहा हूं, लेकिन उसने मेरे को बोला भाई 6 आएगा, लिख कर ले ले। भाई मैंने फेंका, 6 आ गया गलती से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्चुअली 6 ही हो। अब ये आधे से ज्यादा बच्चों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। सपोज एक बहुत बड़ा सटेरी है, मैं इतनी ऐसी लैंग्वेज इसलिए यूज करता हूं, बच्चे कहते हैं सर आप कैसी लैंग्वेज यूज करते हो, कई बार तो कुछ बच्चे, बट मैं कहता हूं इससे इंटरेस्ट बना रहता है और समझ में जल्दी आता है। एक सटेरी है, बहुत तगड़ा सट्टा खेलता है, वो ये कहता है भाई ऐसा है, मेरे साथ आजा, जुआ खेलते हैं दोनों के दोनों मिलके। मैंने बोला आजा भाई, ठीक है। उसने बोला तू डाइस फेंक, मैं बताऊंगा क्या नंबर आएगा। मैं फेंकने से पहले उसने बोल दिया भाई, डाइस को फेंकने से पहले बोल दिया 6 आएगा, और आ गया। चलो ठीक है भाई, मैं हार गया। फिर दोबारा फेंका, फिर उसने बोला 6 आएगा, फिर आ गया 6। फिर फेंका, फिर 6, उसने बोला कि 6 आएगा, दोबारा 6 आ गया। चौथी बार भी उसने बोला 6 आएगा, लेकिन नहीं आया। वो हर बार 4 में से 3 बार सही बता रहा है कि 6 आएगा, और वो आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल सी कहानी है कि वो ये कहता है, बता रहा है आपको कि 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। एक उसके बाद टेक्निक है, उससे वो बता पाता है। तो हर 4 बारी में से 3 बार वो सही बताता है कि भाई 6 आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब कहता है ही थ्रो अ डाई, उसने एक डाइस फेंका एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6 का मतलब है कि उसने बताया, रिपोर्ट किया, जैसे कहते हैं ना रिपोर्ट कर भाई मेरे को कि कितना काम कर लिया तूने, तो ये बात होगी। उसने बताया कि 6 आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इट इज एक्चुअली अ 6, मतलब वो 6 ही था। सबसे पहले तो दैट वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए, रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। तो इज द इवेंट ऑफ, E is the event of he reports that it is a 6। मतलब जब वो मेरे को बता रहा था ना डाइस फेंकने से पहले कि 6 आएगा, वो इवेंट है। समझ में आ गई बात। प्रोबेबिलिटी दैट के बाद क्या बोला उसने, दैट के बाद बोला एक्चुअली अ 6, यानी इवन इज द इवेंट ऑफ एक्चुअली अ 6। अब E2 इसका पैरेलल होता है, ऑपोजिशन होता है, यानी इवेंट ऑफ एक्चुअली नॉट अ 6, यही होगा ना भाई। क्लियरली पता लग रहा है हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालें, एक्चुअली अ 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक डाइस में कितनी होती है, 1/6, क्योंकि 6 एक ही इवेंट होता है जो कि 6 में अवेलेबल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि 6 नहीं है, 6 नहीं है मतलब क्या है, 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन इवन, उसने रिपोर्ट किया 6 आए, उसने मुझे बोला कि भाई 6 आएगा, और एक्चुअली में 6 आ गया। ऐसा कितनी बार हो रहा था, 4 में से 3 बार ऐसा हो रहा है, 4 में से 3 बार ऐसा हो रहा है, यानी 3/4।
4, ये चीज समझ में आई 3/4 कैसे हुआ। E गिवन E2, E मतलब उसने फिर से रिपोर्ट किया कि 6 आए, लेकिन आ गया इनमें से कोई एक नंबर। ऐसा गलत कितनी बार बता रहा है वो? एक बार, 4 में से, तो 3/4 एंड 1/4, ये चीज ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी मांगी आपसे उसने E1 गिवन E, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, E2 का पूरा डाटा, सॉरी E1 का पूरा डाटा ऊपर, 1/6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। ठीक है, आप इसे रिड्यूस नहीं करो, मैं हमेशा मना करता हूं, क्योंकि यहां पर रिड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पर 24 आएगा, फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये टेक्निक्स होते हैं और कुछ नहीं है। 3 डिवाइड बाई 24 अपॉन एलसीएम आ गया पूरे पे 24, इजी हो जाती है ना कैलकुलेशन, 3 + 5, तो वी गेट आंसर इज 3/8। खत्म। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर में कई बार आ चुका है और मैं माउंट कार्मल में पढ़ा चुका हूं, और माउंट कार्मल में हमने ये लास्ट ईयर प्री बोर्ड में डाला था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा है, हमने मतलब टीचर्स मिलकर पेपर बनाते हैं जो हम सब ने, तो कॉपी कर सकते हो आप लोग इसको। आगे चलते हैं, आगे अब आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम आगे चलेंगे। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, कहानी समझने वाली होती है, पहले समझने में फोकस किया करो, कॉपी तो बाद में भी हो जाता है, कॉपी करने में लगे रहते हैं साथ साथ, फिर गड़बड़ होती है। ट्रांसफरिंग द बॉल का क्वेश्चन करेंगे पहले, मिसलेनियस के अंदर अवेलेबल है, मिसलेनियस निकाल लीजिएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो हमारा रहता है। मिसलेनियस में ही था जहां तक मुझे ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस, पेज नंबर 584, एनसीईआरटी पेज नंबर 584, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ट्रांसफर बॉल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया ट्रांसफरिंग द बॉल का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। निकाल लीजिए एक बारी फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, पहले तो बैग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस, 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग सेकंड कंटेन 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to second. 1 बैग में से इसमें ट्रांसफर कर दी एक बॉल, अब वो बॉल रेड भी ट्रांसफर हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, उसके बाद इसमें से एक बॉल निकाली है, पहले ट्रांसफर करिए उसके बाद एक बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। इफ द बॉल ड्रॉन इज टू बी रेड इन कलर, जब मैंने इसमें से बॉल निकाली ना तो वो रेड निकली, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यानी दैट यूज हो रहा है किसके लिए? द बॉल इज ड्रॉन, द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन इस कलर, यानी ई इज द इवेंट ऑफ सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर। जो सेकंड बॉल आपने निकाली है ना, सेकंड नहीं कह सकते आप, ये कहोगे कि ई इज द इवेंट ऑफ, क्योंकि बॉल तो ट्रांसफर करी है, निकाली थोड़ी है इसमें से भी, इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर, वो रेड इन कलर है, ओके। इवन इज द इवेंट ऑफ transferred ball is black, transferred ball is black
तो E2 अपना क्या होगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, यही होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? सबसे पहले तो हमें यह निकालना है, उसके बाद किसी चीज को सोचना है। E1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो जाए, एक बात बताओ, ब्लैक बॉल के ट्रांसफर होने के चांसेस कितने हैं? यहां पे 4 ब्लैक है, 4 में से कोई भी एक आ सकती है, यानी 4/7 नहीं भी प्रोबेबिलिटी इसकी भाई, 4 में से कोई भी एक आ सकती है, तो आप कह सकते हो कि भाई 4/7। अगर रेड बॉल ट्रांसफर हो तो कितनी हुई, 3/7। अब आते हैं E गिवन E1 पे और E गिवन E2। अगर आपने स्कूल में ये क्वेश्चन किया हो तो ये क्वेश्चन काफी टिपिकल लगता है बच्चों को, लेकिन वो दैट वाला जो वर्ड है, अगर उसको हम अच्छे से समझ लें तो इससे आसान और बढ़िया क्वेश्चन नहीं है कोई भी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हां, अगला उसने बोला है कि इज द इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड, यहां से निकल रही है बॉल, ये ध्यान रखना, यहां से ड्रॉ की गई है। एक बात बताओ, अब बैक की पोजीशन चेंज हो जाएगी। E1 इज ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ये तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बॉल इज रेड इन कलर, यहां से जो बॉल निकले वो रेड इन कलर हो, और ट्रांसफर्ड हुई थी ब्लैक, इसको समझना जरूरी है। इन दोनों को बनाने के लिए आपके बैग्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब बॉल्स चेंज हो जाएंगी। भाई देखो, जब यहां से E1 के लिए, अगर मैं E1 के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां से ब्लैक बॉल आई है इसके अंदर, अगर ब्लैक आई है तो कितनी ब्लैक हो जाएंगी, 4 रेड और 6 ब्लैक। ये चीज समझ में आई बात, ब्लैक ज्यादा हो जाएंगी, रेड उतनी रहेंगी, क्योंकि एक ब्लैक बॉल आ गई ना। E1 क्या था, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यानी ब्लैक वाली बॉल उठा के हमने इसके अंदर डाल दी। समझ में आई बात। अब इसको देखो, E मतलब रेड कलर की बॉल निकले, रेड कलर की बॉल निकालनी है, 4 रेड बॉल है, डिवाइडेड बाय इस केस में यानी 10। पहला केस हो गया। E2 किसका केस था, जब ट्रांसफर हुई हुई बॉल रेड थी, मतलब यहां से रेड बॉल इसके अंदर डाली थी, यानी आपका बैग जो है वो फिर से पोजीशन चेंज कर लेगा। ये केस हो गया 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल का। भाई ब्लैक तो उतनी रहेंगी बट रेड आ गई। दूसरे केस में मान लो ऐसा हुआ था, तो भैया फिर से लाल बॉल निकले, जब लाल ही ट्रांसफर हुई थी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5/10। अब आपको निकालना है E1 गिवन E, ऐसा उसने बोला है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनका प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट, खत्म बात। कॉपी कर सकते हो। ट्रांसफरिंग द बॉल बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आप दैट को पहचान लो और प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझो तो कॉपी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, इसके बाद वो करेंगे हम डिस्कस। कार्ड्स वाला क्वेश्चन, मिसिंग कार्ड। एनसीईआरटी पेज नंबर 557 निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। भाई अपने पास 52 कार्ड थे, उसमें से एक खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, बचे हुए कार्ड्स में से, बचे हुए यानी 51 कार्ड्स हैं अपने पास, सब 2 कार्ड निकाले गए, 2 कार्ड्स ड्रॉन किए गए। And are found to be both diamonds. Both are diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. खोया हुआ पत्ता आपका डायमंड का ही था, ये आपको निकालना है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, सबसे पहले तो E1 E2 ये सब लिखना है,
ठीक है, देखिए मेरे पास दो केस हैं, अपन ने दो कार्ड निकाले हैं, बोथ आर डायमंड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ध्यान से सुनेंगे दोबारा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। खोया हुआ पत्ता डायमंड है, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो निकलती थी वो ई की निकलती थी, ई की, यानी ई इज द इवेंट ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ऐसे समझेंगे। हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि डायमंड का पत्ता खोने के चांसेस कितने हैं। खो नहीं गया, ऐसा नहीं मानोगे कि आप डायमंड ही खोया, आपको क्या पता कौन सा पत्ता खोया कौन सा नहीं खोया। आप बस ये मान के चलोगे कि डायमंड अगर खोता तो उसके चांसेस कितने होते। जैसे डायमंड आपके 13 पत्ते आपने डायमंड सेलेक्ट करे हुए, तो अगर आपका पत्ता खो जाए तो उसके चांसेस कितने हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, E1 और E2। E1 हो गया, उसने बोला है कि दो कार्ड निकाले, उसके बाद आपका पत्ता खो गया मान लो, और उसके बाद आप दो पत्ते निकाल रहे हो और वो डायमंड हो, तो E1 इज द 2 कार्ड्स आर डायमंड, ऐसे मानेंगे। E1 इज डायमंड और E2 इज नॉट अ डायमंड, कि डायमंड नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 13/52। बचे हुए कार्ड हो गए नॉट अ डायमंड, नॉट अ डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 52 माइनस 13 यानी 48, 8 9 10 11 39 डिवाइड बाय 52। ठीक है, E1 की प्रोबेबिलिटी, डायमंड की प्रोबेबिलिटी ये रही, डायमंड नॉट अ डायमंड की प्रोबेबिलिटी ये रही। अब आते हैं E गिवन E1 और E गिवन E2 पे। बात करते हैं सर E गिवन E1 पे और E गिवन E2 पे। ध्यान से सुनना, खोया हुआ पत्ता डायमंड है, खोया हुआ पत्ता डायमंड है, दो कार्ड्स आपने अब निकालने हैं, वो दोनों के दोनों कार्ड्स डायमंड में से हो, तो डायमंड कितने बच गए, अगर एक डायमंड खो गया तो डायमंड बच गए 12। 12 डायमंड में से दो कार्ड्स निकलेंगे डिवाइडेड बाय 51C2। अब बच्चों क्वेश्चन आएगा सर इसमें तो आपने कॉम्बिनेशन लगा दिया, बाकी क्वेश्चन में लगाया नहीं। 2 मिनट देना, बताऊंगा, कॉपी नहीं करना, बस समझो पहले इसको। 12 में से दो पत्ते निकले, 51 में से दो पत्ते निकले। E2 जब डायमंड नहीं था, देखो डायमंड कितने पत्ते, 39 पत्ते डायमंड नहीं है, खो गया पत्ता डायमंड, उसके बाद आपने पत्ते इसमें से निकाल लिए, यानी 39 में से 2 डिवाइड बाय 51C2। अब भाई कॉम्बिनेशन क्यों लगेगा ये बात कर लेते हैं। भाई साहब कॉम्बिनेशन इसलिए लगेगा, जब भी आप एक कार्ड निकालते हैं या एक चीज आप निकालते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं लगता। अगर लगाओगे तो बात सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा चीजें निकलती हैं किसी भी एक चीज, एक पार्ट में से, एक बॉल में से, अगर आपको बोला जाए 10 बॉल है, 10 में से 3 बॉल निकाली है और तीनों के तीनों रेड हो, और वो उसके अंदर 5 रेड थी और 5 ब्लैक बॉल है, मैंने बोला 3 रेड निकले, तो इसका आंसर भी 5C3 होगा, और डिवाइड बाय टोटल कितनी होगी 10C3। अब बच्चा कहेगा सर आपने 51 क्यों लिया, भाई एक पत्ता तो आपका टोटल में से खो ही चुका है ना, तो 51 पत्ते ही तो बचे, 51 कार्ड्स ही तो बचे। तो इतना सिंपल है ये, और कुछ नहीं है, ये चीज ध्यान रखना बस आपको, और कुछ भी नहीं करना। अब पहले तो आप इनको कैलकुलेट करके रख लो, 12C2 डिवाइड बाय 51C2। अब बच्चों कहते हैं सर हमें आता नहीं कैलकुलेशन करना, तो एक बार देख लीजिए, फॉर्मूला होता है NCR का, जिन बच्चों को याद नहीं है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ऐसे। ये फॉर्मूला बात रफ में लिख लेना, अभी पहले समझ लो। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 यानी 10 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 51 माइनस 2 यानी 49 फैक्टोरियल। ये 2 से 2 कट गया मेरा, ठीक है। यहां पे जगह नहीं बची, ब्लैक से कर देता हूं तो दिखेगा भी इजीली, तो कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल अपॉन ये 10 फैक्टोरियल ये वाला है, और 12 फैक्टोरियल को अपन ने ब्रेक कर दिया, 10 से 10 कट गया, ठीक है। 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल, ये भी रिड्यूस हो गया, यानी अपना आंसर आ गया 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 51 इंटू 50, यानी ये आ गया 26225
66 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 25, वही 3 से भी तो कट रहा है, 17 51 होता है। 17 मल्टीप्लाई बाय 25, आप बेटा मेरे को तो कैलकुलेटर लाओ है, आपको नहीं है। 425 और ये 22, ठीक है, ये आ गया। अगले वाले पे आते हैं सर। 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 39 माइनस 2 यानी 37 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 51 माइनस 2 यानी 49 फैक्टोरियल। फिर इसको रिड्यूस करेंगे, 39 इंटू 38 इंटू 37 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 से 2 तो कट ही गया, अपॉन 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 49 फैक्टोरियल, ये और ये गए। 39 इंटू 38 ये यहां कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50, 25 और ये 19, 13 और ये 17, 17 इंटू 25 इज 425 और 13 इंटू 19 247। अब आपको E1 गिवन E निकालना है, आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, बात खत्म। ठीक है, कॉपी कर लेंगे एक बारी फटाफट से यहां से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, ये कह सकते हो इस चैप्टर का, इसलिए अच्छा, और कोई रीजन नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज से, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड हो चुकी है हमारी, फिर आएंगे फिफ्थ पे, फोर्थ फिफ्थ, फिर मिसलेनियस। इसे आराम से कॉपी करना, गलती मत कर देना भाई। चलिए 13.1 पे आते हैं। 13.1 के अंदर एक वर्ड आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज में समझाऊंगा, क्योंकि उसी के अंदर यूज होगा। यूज इसमें भी हो रहा है बट डायरेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। बट कुछ वर्ड्स को समझ लो पहले, उसके बाद बात करेंगे। जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये वर्ड ये 11th में भी था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इसके अंदर होता ही नहीं है, कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं होता है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स जिसमें आपका ए यूनियन बी 1 हो, ये आपका पूछा भी नहीं जाएगा, पूछेंगे भी नहीं आपसे। हर केस में 1 नहीं होता, कुछ केस नाइदर नॉर के होते हैं, उसके अंदर 1 नहीं होता है। ठीक है, तो ये किन केसेस में यूज होगा वो आपको पता लग जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से कॉपी कर सकते हो, फिर मैं आगे बताऊंगा।
ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला पहले लिख लीजिए यहां पे, इस फॉर्मूले को मैं समझाने वाला हूं उसके बाद। probability of A given B, that is always equal to probability of A intersection B upon probability of B, probability of A intersection B upon probability of B, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं B अपॉन A कर दूंगा, यानी उसके एप्लीकेशंस कह सकते हो, तो B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। कुछ बच्चों को तो फॉर्मूले याद भी नहीं होंगे 11th वाले, तो वो प्लीज इनको देख लेंगे एक बारी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यूनियन का फॉर्मूला होता है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले पेज पे, आप इसे कॉपी कर सकते हो। थोड़ा 11th पे आएंगे, उसके बाद हम 12th को शुरू करेंगे। नाइदर नॉर, आइदर और, ये सारी बकवास हमें पढ़नी है क्योंकि ये आती भी है, पूछेगा भी इसमें। देखिए ये A है, ये B है, ये यूनिवर्सल है, एन ऑफ यू बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। इस कॉमन पार्ट को हम बोलते हैं ये जो कॉमन पार्ट है, जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा है वो घबराए नहीं, क्योंकि मैं बेस थ्योरम तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती इससे, ठीक है ना। मैं आपको ये बता दूंगा पूरे तरीके से कि कैसे आपको पढ़ना है 11th का पार्ट। मैं 11th का भी पढ़ाते हुए चल रहा हूं, जिनको आता भी होगा वो भूल जाते हैं, बहुत रेयर स्टूडेंट्स को याद होता है। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये आपका कहलाएगा हमेशा A इंटरसेक्शन B। क्या कहलाएगा? A इंटरसेक्शन B। थोड़ा सा कलर फैल गया है तो मैं इसको अलग से यहां पे बना के लिख देता हूं। जो इस कलर का है वो आपका है A इंटरसेक्शन B। इसका बॉक्स भी बना देता हूं। ये पार्ट कहलाएगा A इंटरसेक्शन B, यानी कॉमन पार्ट, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो P लग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी का पढ़ रहे हैं इसलिए। आपके एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इवन बेस थ्योरम भी, चाहे आप CA CPT करें चाहे आप BMS करें, ठीक है। आप कोई भी एंट्रेंस देंगे उसके अंदर आपका ये पार्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला पार्ट जो है आपका वो है ये वाला पार्ट, टोटल। ये ऑरेंज वाला प्लस ये ग्रीन वाला, तो आप ऐसा कह सकते हो जिसपे ऐसे डिजाइन्स बने हुए हैं और बीच में जिसमें इस तरीके का ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये टोटल पार्ट आपको कहलाता है A यूनियन B। क्या कहलाता है ये? A यूनियन B। ऐसे ये टोटल पार्ट होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसके फॉर्मूला मैं अभी पीछे लिखवा चुका हूं, आपको दिक्कत नहीं है कोई भी। इंटरसेक्शन को हम A एंड B भी बोलते हैं और साथ में बोथ A एंड B भी बोलते हैं। इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर A और B भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। ये सारे वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ देम भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा केस आता है नाइदर नॉर का, वो मैं अगले पेज पे बता रहा हूं। आप पहले इस डायग्राम को कॉपी कर लेंगे, थोड़े से डिजाइन्स बना लेंगे, ठीक है। नाइदर नॉर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ज्यादा यूज होगा। नाइदर नॉर बताऊंगा, ओनली A ओनली B ये सब बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत यूज होगा आपका।
ये सारा 11th में सेट थ्योरी में और प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है, बट आप लोगों ने 11th मेरे को उम्मीद है पूरी नहीं पढ़ी होगी। ये बक्सा जो है, ये पूरा बॉक्स इज एन ऑफ यू, यूनिवर्सल बोलते हैं इसको। देखिए इसके लिए अब दूसरा डायग्राम यूज करेंगे हम जानबूझ के, क्योंकि अपने पास ज्यादा कलर है नहीं और मैं कलर्स का इस्तेमाल करके काम करूंगा। ये ए, ये बी। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर डैश, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर सी। इसका मतलब होता है ए आपको नहीं चाहिए। अगर आपको ए नहीं चाहिए तो क्या होगा, अगर मैं इस पूरे बॉक्स में से इस ए को, इस पूरे बॉक्स में से अगर मैं इस ए को हटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए को। जो चीज नहीं चाहिए उसे टोटल में से माइनस कर देना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, एक स्कूल है जो सिर्फ 11th और 12th चलाता है। अब वो कह रहा है कि मैं 11th नहीं चलाना चाहता, तो 11th नहीं चलाना चाहता तो टोटल में से 11th को माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा जो वो पार्ट होगा। ठीक है, उसके अंदर ये कॉमन पोर्शन भी चले जाता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो कॉमन पोर्शन है वो भी चले जाता है। ठीक है, बात करते प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे बोल सकते हैं ए बी डैश, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एन क्यों लिख रहा हूं मैं? एन तो सेट में होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी। तो जो चीज आपको नहीं चाहिए आप उसे माइनस कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी। इसको पहले तो लिखने का तरीका देखो, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है, सी भी लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको लिखते हैं हम। अगर इन दोनों डैश को हमें बाहर निकालना हो, इन दोनों डैश को हमें बाहर निकालना हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हो गया आपको ए और बी दोनों टोटल ही नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं 11th 12th में दोनों ही नहीं पढ़ाना चाहता, छोड़ दो। तो भाई साहब ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड आपका ए नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना बी। आप देख लीजिए इसके अंदर ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से थोड़ा सा आपको मैंने शेड करा है, तो आप इसे कह सकते हो कि नाइदर ए नॉर बी में आप ए यूनियन बी को, पूरे में से ए यूनियन बी को बाहर निकाल दो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एन ऑफ यू माइनस एन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर दो, हटा दो पूरे तरीके से। दैट इज योर ये ग्रीन वाला पार्ट। ऐसे इसको बॉक्स बना देंगे जानबूझ के। इसको नाइदर नॉर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बोलूं ना तो ए ना बी, ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत यूज होगा। अब हम लोग आ सकते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहले और इसको डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज ए गिवन बी, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हमारे ऐसे ऐसे सॉल्व होने लग जाएंगे, इसके जल्दी 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 सॉल्व होने लगेंगे, फिर दिक्कत नहीं आती। मेन जो पार्ट है वो अपना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन अपने आप होते हैं। ठीक है, तो जब समझने का टाइम आता है तो प्लीज समझा करो, कॉपी मत किया करो। और जो कॉपी करने का टाइम आता है तो खाली बैठे रहते हो, क्योंकि मैं तो आपको क्या कहता हूं कि कॉपी करो, तो टाइम आप लोग फिर अपना खराब करते हो मेरे साथ साथ। ठीक है, मेरा तो खराब हो ही रहा है क्योंकि मैं खाली बैठा हूं,
तो आप प्लीज वेट किया करो, जब मैं आपको बोलूं कॉपी करो तो समझा करो पहले। अब आते हैं, जैसे मैंने बोला एक डाइस को फेंका गया, एक डाइस को फेंका गया, तो व्हाट इज योर सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 और 6, एक ही बार फेंका इसलिए। मैंने बोला ए वो चीजें हैं जिसमें सारे ऑड नंबर आते हैं, ऑड होते हैं 1 3 5, और मैंने बोला बी जो है वो है जिसमें प्राइम नंबर आते हैं, ये ऑड नंबर वाला केस है। बी जो है वो है प्राइम नंबर वाला केस। अगर मैं प्राइम बोलूं तो बच्चे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? अगर आप देखो तो 2 3 और 5 प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, है ना? बिल्कुल गलत आंसर है। अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हो इसको प्राइम नंबर को, तो ये बिल्कुल गलत होता है। प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है जो नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। मैं इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि कॉमर्स के एंट्रेंस एग्जाम में नंबर सिस्टम में आपकी प्राइम नंबर की डेफिनेशन कई बार आ रखी है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, और डेफिनेशन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एग्जैक्टली जिसके 2 फैक्टर हो उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आप जो डेफिनेशन बोलते हो कि एक ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, तो 1 भी तो ऐसा ही नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिविजिबल है, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है 1, इसलिए वो प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक 2 होता है। 2 फैक्टर हो गए, एक 1 और एक 2। 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन सा? एक 1 और एक 3। तो ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, ना कि ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हो। ऐसा कोई आंसर नहीं होता है। ठीक है, ऑड नंबर प्राइम नंबर। क्वेश्चन आ गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब अगर आपने फॉर्मूले का रट्टा मारा है तो आप इसको लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप देखें ए और बी में कॉमन क्या क्या है? 3 5 कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। भाई इंटरसेक्शन मतलब होता है जो कॉमन है वो। कितने नंबर कॉमन है? 2, डिवाइडेड बाय टोटल है 6, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकल रही है, प्रोबेबिलिटी निकलती है टोटल पर, टोटल इज 6। कोई दिक्कत नहीं, रिड्यूस मत करो इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितने आउटकम है इसमें? 3 डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा 2/6 डिवाइडेड बाय 3/6। इसे बोलते हैं हम पूरे तरीके से रट्टा मारना। अब इसका लॉजिक समझ लो भाई, रट्टा मत मारा करो चीजों को, ठीक है? इसे बोलते हैं रट्टा मारना। फॉर्मूला लर्न कर लिया, रट्टा मार लिया, बात खत्म। देखो फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, बट उसको समझ के करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उससे भी जो ज्यादा जरूरी है पहले उस पर आते हैं। मैंने बोला ए गिवन बी, ठीक है, अपना आंसर 2/3 आ रहा है। ए गिवन बी, ए गिवन बी को मैंने हिंदी में समझाया था ए कितना है बी में, ए कितना है बी में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये हिंदी आपकी इंग्लिश को फेल कर देगी, बोला था नहीं बोला था? अगर आप इसको समझ लेते तो आंसर एक स्टेप में दे सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये कि भाई ऑब्जेक्टिव के मैं आपको चीजें बताता रहता हूं ना कि भाई एंट्रेंस एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या करेंगे। ए कितना है बी में, देखो ए के कितने एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? 2 एलिमेंट, 3 और 5। ये एलिमेंट ए के थे नहीं थे? 2 एलिमेंट है बी। अब ए के कितने एलिमेंट बी में है? बी के टोटल कितने? 3, तो डिवाइड बाय 3, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी किसकी? ए के एलिमेंट्स की, जो कि बी के अंदर प्रेजेंट है, तो बी के टोटल लेंगे, यानी 2/3। आई बात समझ में? बी के अंदर कितने एलिमेंट है? ए के 2, और टोटल बी के कितने एलिमेंट है? 3, तो आंसर आ गया 2/3। ये चीज ध्यान रखना, इसे बोलते हैं एक स्टेप में आंसर निकालना ट्रिक से। अगर ट्रिक कुछ नहीं है, अगर आप इस लॉजिक को समझ जाओ तो आंसर ऐसे निकाल सकते हो। फिर चाहे सीपीटी का पेपर हो, क्योंकि सीपीटी में भी ये टॉपिक आता है, और बीबीए बीएमएस के एंट्रेंस में भी ये टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। मैं पहले बता दूं, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना।
आपको सिर्फ ये देखना है ए के कितने एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, टोटल सैंपल स्पेस 6 का नहीं लेना, क्योंकि आप बी के लिए चेक कर रहे हो, भाई बी के लिए चेक कर रहे हो ना, डिवाइडेड बाय बी है ना, तो बी में कितना है 3, डिवाइड बाय 3, खत्म बात। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसे कॉपी कर सकते हो, ट्रिक हो गई 2/3, एक एग्जाम्पल हो गया। बट हाँ, एग्जाम में सब्जेक्टिव ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, सब्जेक्टिव अपने आप होता है। फटाफट से स्पीड बढ़ा लेंगे, क्वेश्चन पे आ जाएंगे अब हम 13.1 के। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, हल्के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स कह रहा हूं सॉरी, थोड़ी बेसिक्स थोड़े से क्लियर हो जाए, हल्के क्वेश्चन करा के। 13.1 और 13.2 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वगैरह और कंडीशनल वगैरह प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसी प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि आपकी कंडीशंस यूज होती हैं, लाइक ए कितना बी में प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अभी हम आगे कर भी रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले आप इसे कॉपी कर लो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनसीईआरटी 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले इसको देख रहे हैं वो प्लीज असाइनमेंट को ना करें, इसके असाइनमेंट सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट आपका एनसीईआरटी है। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपका एनसीईआरटी में से आएगा बढ़िया तरीके से, तो एनसीईआरटी प्रिपेयर करें ढंग से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, इसके अंदर आप वो ट्रिक से नहीं निकाल सकते बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज गिवन है। पहले आप निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वैल्यू डालनी है बस। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 डिवाइड बाय, पहले समझ लो आराम से, जल्दी नहीं है कोई, 0.3, इसका पॉइंट हटेगा नीचे 10, इसका पॉइंट हटेगा ऊपर 10, रिड्यूस होकर आंसर आएगा 2/3। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे एफ इंटरसेक्शन ई हो चाहे ई इंटरसेक्शन एफ, नाम ही तो अलग है, कॉमन तो कॉमन ही रहेगा। तो कॉमन कितना अपना 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, इसका पॉइंट हटा नीचे 10, इसका पॉइंट हटा ऊपर 10, 0 से 0, 2 1 2 3, आंसर आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत जगह यहां पे पहले समझ लो, सेकंड क्वेश्चन भी, उसके बाद आगे चलेंगे। कंप्यूट ए गिवन बी, कहता है ए गिवन बी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे। ए गिवन बी इज इक्वल टू व्हाट, जबकि कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। ए गिवन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, पॉइंट हटेगा नीचे 100, पॉइंट हटेगा ऊपर 10, 0 से 0 गया, ये आ गया 32, सॉरी इसको रिड्यूस कर देते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 5, 16/25 आंसर। समझ में आ गया? दोनों कॉपी कर सकते हो, फटाफट से आगे चलेंगे। हल्के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम, ज्यादा मुश्किल नहीं, फिर आप ये पढ़ के आओगे, फिर हम आगे अगली क्लास में आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर बात करें हम थर्ड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.8, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 and probability of B given A is equal to 0.4. Option number first, find probability of A intersection B. Second, probability of A given B. Third, A union B. पहले भाई एक चीज तो निकालें, उसके बाद बाकी सारी सोचेंगे, जल्दी नहीं मचानी, पहले देख लो फिर कॉपी करना, टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए अपने पास बी गिवन ए का फॉर्मूला है। बी गिवन ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 0.4, 0.4 डाला। बी इंटरसेक्शन ए नहीं पता भाई, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में कोई फर्क नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है अपने पास 0.8, इसको लेकर मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख दूंगा, दिखने में अच्छा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.4 into 0.8, 8 4s are 32, 0.32 is probability of A intersection B, खत्म। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B। A given B की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी निकाली हमने 0.32 और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5, अभी करा था हमने, सेम आंसर आएगा इसका भी, नीचे 100 ऊपर 10, 5152 21250 और 16/25 आंसर। थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, वही लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है देख लो एक बारी, 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 माइनस इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है आपको 0.32, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32, ठीक है। 1.3 माइनस 0.32 मैं कर देता हूं, 1.3 माइनस 0.32 दैट इज इक्वल टू 0.98 आंसर, ठीक है। अब आप कॉपी कर सकते हो, आगे करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बेटा कॉपी नहीं करेंगे प्लीज, इसको भी समझेंगे पहले अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन में हम साथ साथ कॉपी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। तो आप कह सकते हो कि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/26 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये रहेगी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 2/5, ठीक है। तो यार अगर मैं ए यूनियन बी निकालना है तो मेरे को ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन अपने पास है नहीं,
वो निकलेगा यहां से ए यूनियन ए गिवन बी से। देखिए कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इसकी वैल्यू 2/5, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है और बी की वैल्यू अपने पास है 5/13। अब अगले स्टेप में मैं ये नीचे वाले पूरे पार्ट को उठा के मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, यानी मैं कह सकता हूं 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/13 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये रिड्यूस हो गया, यानी 2/13 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया मेरा 2/13। अब मुझे निकालना क्या था, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालते हैं अब हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू अपने पास है 5/26 प्लस बी की वैल्यू अपने पास है 5/13 माइनस 2/13। एलसीएम आ गया 26। 5 प्लस 10 माइनस 4, 14/26 यानी 7/14, सॉरी 14, 2 7 2 7/13 आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करेंगे, पहले आप इसे कॉपी कर लो फिर फिफ्थ पे आते हैं। थोड़ी सी आज की क्लास 15-20 मिनट एक्सटेंड होगी। नौ तक क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में, बस उसके बाद आपको छोड़ दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11। फाइंड फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, second part probability of A given B, third part probability of B given A। सारे पार्ट निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पार्ट A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए आप सबसे पहले आपको ये तीन चीजें गिवन है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसे ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 6/11 प्लस 5/11 माइनस पता नहीं है इंटरसेक्शन कितना है, हां इसकी वैल्यू पता है कितनी है, इसकी यूनियन की 7/11। इस नेगेटिव को उठा के मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा और इसको उठा के मैं इधर लेकर आऊंगा। तो आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, यानी एलसीएम आया 11, 6 प्लस 5 माइनस 7, 4/11 इज आंसर। ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है बट समझना अच्छे से पड़ता है। ठीक है, साथ साथ किया कोई दिक्कत नहीं है। ए गिवन बी, ए गिवन बी का फॉर्मूला एक ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब हो गया 4/11 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू है 5/11, 11 से 11 कट गया, आंसर आ गया 4/5। थर्ड पार्ट बी गिवन ए, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए में और ए इंटरसेक्शन बी में कोई फर्क नहीं होता। बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या होगी 4/11 डिवाइडेड बाय 6/11,
11 से 11 गया, 4/6 यानी 2/3 आंसर। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th, 9th, ये 4 क्वेश्चन में आप अपने पेन और कॉपी को टच भी नहीं करेंगे। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे सिर्फ समझने हैं आपको, सिर्फ। उसके बाद में सब क्वेश्चन को कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा। चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ध्यान से सुनना है पहले। अगर आप लोगों ने ढंग से सुन लिया इन 4 क्वेश्चन को, तो आपका जो ये वाला एक्सरसाइज है 13.1 और 13.2, 80% पार्ट आपका खत्म, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप इनको प्लीज टच भी नहीं करेंगे। पहले मैं करा रहा हूं 6 to 9, आप सिर्फ अपनी कुर्सी पकड़ के बैठिए और पेन और पेपर को, कॉपी को छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सारे क्वेश्चन उतारने का मैं टाइम दूंगा आपको, जल्दी नहीं मचाना, गलत हो जाएंगे नहीं तो, मतलब समझ नहीं पाओगे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, एक सिक्के को 3 बार उछाला है, वेयर ई इज हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ इज हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। उसने बोला डिटरमाइन ई गिवन एफ, हर बार ई गिवन एफ निकालना है। सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। अगर 3 सिक्के उछाले गए हैं तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं और 3 बार उछाले यानी 2 की पावर 3, आंसर आ गया 8। 8 चीजें होंगी, इस 8 के अंदर 4 हेड और 4 टेल होंगे। तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 1 2 3 4, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ठीक है, ई उसने क्या इवेंट बोला है फर्स्ट पार्ट में, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे हेड आ जाए। कितने केसेस हैं ऐसे, पहले इनको पकड़ लेते हैं भाई। थर्ड टॉस पे हेड आ जाए, 1 2 3 4 केस हैं। ये चारों केसेस निकाल लेते हैं हम। एच 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 कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच कॉमा टी टी एच। एफ पढ़ते हैं, इसने एफ क्या बोला है, एफ इसने बोला है, अगर आप ध्यान से देखें, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पे हेड, एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा 2 टॉसेस पे हेड आने चाहिए, बस और कोई केस नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ अपना कितना आया, एक, ये बस एक केस आ रहा है 1/8 प्रोबेबिलिटी अगर निकालू तो, क्योंकि एक ही केस है कॉमन इन दोनों में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी 2/8। तो ई गिवन एफ क्या होगा 1/8 डिवाइडेड बाय 2/8, आंसर आ गया 1/2। खत्म, इतना सिंपल है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट, ई इज एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, यानी 2 या 2 से ज्यादा हेड वाले केसेस लेने हैं। एक तो एच एच एच, भाई 2 या 2 से ज्यादा, एच एच टी, एच टी एच, एस टी टी नहीं होगा, टी एच एच होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही केस है, हेड एक ही है, हेड टेल हेडेड, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा टी टी एच बस। एफ क्या है इसका देखिए, इसका एफ है एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। ये वाला केस नहीं चलेगा, उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, यानी 2 या 2 से कम हेड वाले लेने। एच एच टी, एच 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 टी एच, एक हेड वाला भी चल जाएगा, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, उसके बाद एक भी हेड ना हो वो भी चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। मैंने बोला भाई साहब ऐसा है, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दे सकता हूं किसी काम के, तो उसने बोला भाई तू फ्री में ही आ जाओ, तो मैं क्या कहूंगा कि नहीं आ रहा तो टेल 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 भी लेंगे, बात खत्म। इसका आपको ई गिवन एफ निकालना है, ये आपका खुद का काम है। थर्ड पार्ट आपका पूरा होमवर्क रहेगा, अभी कॉपी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे, कॉपी नहीं करना अभी। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, सैंपल स्पेस आपका 2 की पावर 4, यानी हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। दिस इज योर सैंपल स्पेस।
E is first part. E is tail appear on one coin. एक सिक्के पर टेल आ जाए, एक सिक्के पर टेल आ जाए तो भाई 1, 2 और 3 दूसरे पे भी आ सकता है भाई, हमने तो एक पे बोला है ना, कोई भी एक पे, एग्जैक्टली तो नहीं बोला ना। हेड टेल, टेल हेड, एक सिक्के पर टेल आ जाए, 2 पे नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एफ क्या होगा, 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन हेड शो करे तो सेम, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ई गिवन एफ की सेकंड पार्ट, ई हो गया नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर यानी एक ही केस होता है हेड टेल। एफ नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर यानी टेल टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी क्योंकि एफ कुछ भी नहीं है ई में, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकलेगी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकलेगा 1/4, ई गिवन एफ इज 0, ई इंटरसेक्शन एफ इज 0/4। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। कहता है डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अगर एक डाइस को 3 बार फेंका जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस होगा 6 की पावर 3 जो कि 216 होता है। इसको बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये बनाएंगे भी नहीं। 216 आउटकम कौन बनाता है? उसने बोला है E is 4 appear on third toss, 4 appear on third toss, तीसरे टॉस पे 4 आए तो भाई देखो 1 1 4, एक केस ये हो सकता है, क्या लिख रहा हूं, 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4 और 1 6 4। लास्ट केस पे 4 आना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अगले केस में 2 1 4, 3 1 4, सॉरी 2 3 4, ऐसे मतलब 2 के केसेस बना लो, 2 2 4, फिर 2 3 4, 2 के केसेस बना लो ऐसे, 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4, ऐसे किसके केसेस बना लेंगे? 3 के, 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4। सेम ऐसे ही 4 वाले के 4 1 4, लास्ट में बोला उसने, लास्ट निकाल रहा हूं मैं खाली, 4 2 4, 4 3 4, ऐसे 6 6 12, 6 18, 6 ऐसे ही, मतलब 1 2 3 4 36 केस होंगे ऐसे। 36/216 ई की प्रोबेबिलिटी होगी, ई की प्रोबेबिलिटी इज 36/216। एफ 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, भाई पहले पे 6 आना चाहिए, दूसरे पे 5 आना चाहिए, 6 5 1, ऐसा केस। एफ निकाल रहा हूं खाली, रेड से कर लेता हूं, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6, 6 5 1, और कोई केस नहीं बनेगा इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज, अगर आप निकालेंगे तो आएगी 6/216। इन दोनों में कॉमन एक ही होगा 6 5 4, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है भाई, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, सिंपल 1/6। आंसर आप निकाल के देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बी मैं आपको निकाल के दे देता हूं, दैट इज 1/216, क्योंकि कॉमन पोर्शन जो है, कॉमन इज 6 5 4। कॉपी नहीं करेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा पूरा पूरा कॉपी करने के लिए हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मिसलेनियस में भी ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल है। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, वो तीनों फैमिली पिक्चर के लिए आए हैं।
कहता है ई सन ऑन वन एंड, पहले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देखो वो कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है पहले फादर आ जाए, फिर मदर, फिर सन। पहले नंबर पे फादर खड़ा हो, फिर मदर, फिर सन। ऐसा भी हो सकता है फादर सन मदर, मदर फादर सन, मदर सन फादर, सन मदर फादर, सन फादर और मदर। इन 6 केसेस के अलावा वो कैसे भी खड़े नहीं हो सकते। ई इज सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। सन एक एंड पे खड़ा हो, कोई भी एंड हो सकता है वो। केस हो गया एफएमएस, ये नहीं होगा, ये होगा एमएफएस, ये नहीं होगा, ये दोनों केसेस होंगे एसएमएफ और एसएफएम। ठीक है। एफ जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है फादर इन मिडल, फादर मिडल में हो, फादर मिडल में ये रहा एमएफएस, फादर मिडल में एसएफएम। आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? एमएफएस और एसएफएम दोनों आ रहे हैं। ठीक है। फादर अगर मिडिल में होगा तो मदर और सन साइड में ही होंगे, और साइड वाला बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन है पूरा आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगी इसमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इंटरसेक्शन एफ की? 2 केसेस, टोटल केस है अपने पास 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आई? 2 केसेस डिवाइड बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कितनी आई? 2/6 डिवाइड बाय 2/6 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फटाफट से आप कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये यहां पे पूरा बनाना पड़ेगा आपको, पूरा बनाना। आप इसका जो डाटा नहीं बनाया ना हमने वो पूरा बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको तो एग्जाम देना है, उसके अंदर तो सब्जेक्टिव पूरा चाहिए ना।
कॉपी कर लो। तो यहां पे अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टिंग टोंग।